दोस्तों नमस्कार, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों का समाधान खोज रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने जीएस के प्रश्नों के विभिन्न पार्ट को पढ़ना शुरू किया है। ठीक है ना। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है और संविधान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है। ठीक है, तो आज जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक नया जो है वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है ना। उनके लिए तो चुटकियों में मसल देने वाले प्रश्न हैं जिनको कंप्यूटर आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये प्रश्न छोटे प्रश्न ही बड़े प्रश्न हैं। ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो सिर्फ सामान्य चीजें ही तैयार करिए, क्योंकि आपको 5 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों में से 1-2-3 प्रश्न जो हो पाए, मतलब खाली नहीं जाना चाहिए खाना। ठीक है, तो उतने ही पढ़ने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कोशिश किया जाएगा कि आपको चीजें याद रहें जिससे 5 में से 5 प्रश्न आप कर पाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं, पहले आप उसका जवाब दे लीजिएगा, फिर आगे जाइएगा। जवाब कहाँ देंगे आप? हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आप जवाब दे दीजिएगा और मैं पढ़ लूंगा, मैं जान जाऊंगा आपने जवाब सही दिया है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए जो प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं वह प्रश्न है, पहला ईमेल किसने भेजा था? आपको बताना है पहला ईमेल किसने भेजा था। ठीक है ना, आपको बताना है कि पहला ईमेल किसने भेजा था। ठीक है ना। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे हमारी अपेक्षा है या रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यह प्रश्न पूछा भी गया है, आपको पता होगा। तो आप बताइए कि पहला ईमेल किसने भेजा था। इस प्रश्न का जवाब जब आपको आ जाए फिर वीडियो में अब आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न हमारा, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? मतलब जंक ईमेल का एक दूसरा नाम क्या है, यह कहने का मतलब है ना। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? इस प्रश्न को समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, जंक ईमेल का जो दूसरा नाम है वह है स्पैम। ठीक है ना, जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है? स्पैम है। और यह जो है स्पैम क्या होता है या जंक ईमेल क्या होता है? जंक ईमेल या स्पैम वो होता है कि जब आप किसी चीज को नहीं चाहते हैं या आप कोई अनचाहा मैसेज, आप कह सकते हैं कोई अनचाहे मैसेज जैसे आप इस समय ईमेल खोलते होंगे तो किसी फाइनेंस कंपनी का कोई क्रेडिट कार्ड बनवा लो, कोई ये खरीद लो, कोई वो खरीद लो, कोई यहाँ ऑफर, कोई वहाँ ऑफर, जो यही अनचाहे मैसेज आते हैं वही जो है उसी को स्पैम कहते हैं या उसी को जंक मेल कहते हैं, जंक ईमेल। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। लेकिन वो स्पैम या जंक ईमेल तब तक नहीं होंगे जब तक 1 या 2 आएंगे। इन्हें बल्क में आते हैं। बल्क में मतलब क्या होता है? बल्क मतलब क्या होता है? बल्क मतलब होता है भारी संख्या में आते हैं। ठीक है ना, भारी संख्या में जब आते हैं तब उन्हें स्पैम या जंक ईमेल कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है बिंग, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है याहू और ऑप्शन डी है विंडोज। तो आप बताइए इसमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, विंडोज जो है इंटरनेट में सर्च इंजन नहीं है। तो अगर विंडोज सर्च इंजन नहीं है तो क्या है? तो यह है, विंडोज क्या है? विंडोज सर्च इंजन नहीं है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें कंप्यूटर आता है उनके लिए ये बहुत हल्के प्रश्न है, लेकिन मुझे पता है कि जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता है उनके लिए ये प्रश्न बड़े हैं। तो हम उन प्रश्नों को बचाने का प्रयास करते हैं जो सबसे सामान्य है और जो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको सर्च करके देख के इसको 2-3 बार पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें बिंग हो गया, गूगल हो गया और याहू हो गया, ये तीनों सर्च इंजन हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण से भी इसे पढ़िएगा कि सर्च इंजन आपको पता चल जाए कि इसमें से कौन सर्च इंजन है। तो ये तीनों बिंग, गूगल और याहू सर्च इंजन है, जबकि विंडोज जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? तो ऑप्शन ए है जीमेल, ऑप्शन बी है आउटलुक, ऑप्शन सी है याहू और ऑप्शन सी है याहू मेल और ऑप्शन डी है नेटस्केप। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ईमेल सेवा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ईमेल सेवा कौन सी नहीं है? तो देखिए, जीमेल आपके फोन में ही है, आप जानते हैं जीमेल में। आउटलुक का भी ऐसे बना रहता है जैसे मेल की तरह, ऐसे आउटलुक का भी बॉर्डर आपने देखा होगा, ऐसे करके बना रहता है। ठीक है ना, तो आउटलुक भी मेल है और याहू मेल है। ठीक है, तो कौन सा ईमेल सेवा नहीं है? तो नेटस्केप। नेटस्केप क्या है? नेटस्केप ईमेल सेवा नहीं है, बल्कि यह एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है ना, क्या है? नेटस्केप वेब ब्राउजर है, यह ईमेल सेवा नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक चीज और है इसमें, या आउटलुक, जीमेल और याहू मेल, ये तीनों ईमेल सेवा है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बिट्स की संख्या है, या ऑप्शन बी है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या है, या सी ऑप्शन है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या है। ठीक है ना, या डी है, एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या है। तो आपको बताना है कि इसमें से बैंडविड्थ का मतलब क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही है, एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या है। अब देखिए, जो डेटा ट्रांसफर की मात्रा है, डेटा ट्रांसफर की जो मात्रा है उसे ही बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, क्या होता है, जैसे डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर होता है जिसे आप कहते हैं कि इतना डेटा ट्रांसफर करना है, इतने डेटा की फाइल है, इतना एमबी की फाइल है। तो यही जो डेटा ट्रांसफर होता है, इसी को बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट समय में, मतलब ये होता है कि पर मिनट पर सेकंड कितना होता है, एक विशिष्ट समय में एक नेटवर्क के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। और बैंडविड्थ जो है यह बिट पर सेकंड, इसे कहते हैं बीपीएस। बीपीएस का मतलब क्या है? बिट बिट पर सेकंड, बिट पर सेकंड होता है, इसे बीपीएस कहते हैं। अगर इसी में देखें एमबीपीएस, एमबीपीएस आप नाम सुने होंगे, अब आपको याद आ रहा हो, एमबीपीएस का मतलब क्या होता है? मेगा बिट पर सेकंड या मेगा बाइट पर सेकंड। ठीक है ना, एमबीपीएस भी यही होता है। ठीक है ना, एमबीपीएस, एमबीपीएस का मतलब क्या होता है? यहाँ मेगा हो जाएगा। ठीक है, तो मेगा बिट पर सेकंड होता है। तो यही बैंडविड्थ होती है कि डाटा का जो ट्रांसफर होता है, बैंडविड्थ को जो है डेटा की एक मात्रा के रूप में मापा जाता है, जिसे एक विशिष्ट समय में एक नेटवर्क के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है ना, और इसे बीपीएस या बिट पर सेकंड में मापा जाता है। और यही देखिए, एमबीपीएस, बीपीएस, ये सब डेटा बैंडविड्थ के मापने का एक वो है। ठीक है ना, मात्रा है। चलिए, बैंडविड्थ ये मापक है। ठीक है ना, मात्रा नहीं, मापक है। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है फायरफॉक्स, ऑप्शन बी है विंडीज 90, विंडीज नहीं है, विंडोज है। ठीक है, विंडोज 98 है। ठीक है, ये क्या है? ये विंडोज 98 है। ऑप्शन सी है रैली और ऑप्शन डी है अवीरा। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो संगणक या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो विंडोज 98। ठीक है ना, विंडोज 98 क्या है? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अन्य जो है इसके उदाहरण नहीं है। फायरफॉक्स क्या है? ये तो सर्च इंजन है। फायरफॉक्स क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है ना, सर्च इंजन है क्या? फायरफॉक्स। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ भी विंडीज लिखा, विंडीज नहीं है, विंडोज है। ठीक है ना, विंडोज 98। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बताइए, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अपनी पहली ही वीडियो में मैंने पूरी इकाइयों का वर्णन कर दिया था। ठीक है ना, तो अब बताइए डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह बताइए। तो देखिए, बिट, बिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है डिजिटल सिस्टम में। ठीक है ना, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। ठीक है ना, चलिए बिट या बाइट भी कहते हैं इसे। तो चलिए, बिट या बाइट ये डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है।
ठीक है। चलिए जल्दी से डिजिटल सिस्टम की जो इकाइयां हैं उनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए बिट, बिट होती है या इसे बिट कहते हैं। बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट कहते हैं इसे। बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। और यह जो है डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना। अब इसका जो मान होता है, इसमें केवल दो मान होते हैं, केवल दो मान होते हैं। कौन कौन से? एक जीरो और दूसरा एक होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है निब्बल। दूसरी देखिए, पहली है सबसे छोटी इकाई है, इससे बड़ी इकाई क्या है? निब्बल है। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। इससे बड़ी इकाई क्या है? निब्बल है। एक निब्बल बराबर कितना होता है? एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट के होता है। ठीक है ना। एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट के होता है। यह छोटे डेटा के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निब्बल का उपयोग किसके लिए? छोटे डेटा के मापन के लिए। तो एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट होता है। अब इसके आगे आ जाइए, बाइट आता है। क्या आता है? बाइट। बाइट जो होता है, देखिए तीसरी इकाई है ये। बाइट होता है, एक बाइट बराबर कितना होता है? एक बाइट बराबर कितना होता है? तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ठीक है ना। एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है। बाइट के बाद आ जाते हैं किलो बाइट। नंबर चौथे पे आता है किलो बाइट, या इसे केबी कहते हैं। केबी या किलो बाइट कहते हैं। ठीक है ना। किलो, केबी या किलो बाइट कहते हैं। ठीक है ना। तो किलो बाइट कितने का होता है? तो एक केबी बराबर, मतलब एक किलो बाइट बराबर, एक केबी बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट्स होता है। ठीक है ना। एक किलो बाइट बराबर। अब किलो बाइट के बाद कौन सा आता है? मेगाबाइट। कौन सा आता है? मेगाबाइट आता है। और मेगाबाइट का मान क्या होता है? एक मेगाबाइट बराबर, मतलब एक एमबी बराबर 1024 केबी या किलोबाइट होता है। ठीक है ना। एक एमबी बराबर कितना होता है? 1024 केबी होता है। ठीक है। फिर आ जाता है छठवें नंबर पे गीगाबाइट। गीगाबाइट, या इसे क्या कहते हैं? जीबी कहते हैं। ठीक है ना। 1 जीबी डाटा मिलेगा, 2 जीबी डाटा मिलेगा, इतने के रिचार्ज में इतना डाटा मिलेगा, आप सुनते होंगे, तो यही गीगाबाइट है। ठीक है ना। जीबी मतलब गीगाबाइट है। तो 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1 जीबी बराबर होता है 1024। 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1024 एमबी होता है। ठीक है ना। 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1024 एमबी होता है। अब गीगाबाइट के बाद आता है, जीबी के बाद क्या आता है? सातवें नंबर पे, सातवें नंबर पे आता है टीबी। टीबी का मतलब क्या होता है? टेराबाइट। टीबी का क्या मतलब होता है? टेराबाइट। और एक टीबी बराबर होता है, एक टेराबाइट बराबर होता है, एक टीबी बराबर कितना होता है? 1024, 10 एक टेराबाइट बराबर कितना होता है? एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट, जीबी होता है। ठीक है ना। एक टीबी बराबर 1024 जीबी होता है। फिर आ जाते हैं, आठवां पॉइंट है पेटाबाइट। क्या है? पेटाबाइट। पेटाबाइट है। इसे पीबी से लिखा जाता है, पीबी से व्यक्त करते हैं। तो एक पीबी बराबर कितना होता है? एक पीबी यानी पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी, 1024 टेराबाइट। ठीक है ना। एक पेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 टेराबाइट। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे क्या है? इसमें है एक्साबाइट। इसे ईबी के नाम से जानते हैं। ईबी को कहते हैं एक्साबाइट। ठीक है। एक्साबाइट कहते हैं इसे। ठीक है ना। और एक ईबी बराबर होता है, एक ईबी बराबर होता है 1024 पीबी होता है, यानी पेटाबाइट होता है। ठीक है ना। अब एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद आता है योटाबाइट। आपको इतने से मतलब नहीं है। ठीक है ना। बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो लिख देते हैं। देखिए इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट, इसे जो है जेडबी या जेटाबाइट, जेटाबाइट के नाम से जानते हैं। और एक जेटाबाइट बराबर होता है, एक जेडबी बराबर, एक जेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 ईबी यानी एक्साबाइट के। ठीक है। और एक आखिरी है 11वां नंबर, योटाबाइट। योटाबाइट। ठीक है ना। योटाबाइट, या इसे वाईबी के नाम से लिखते हैं। और एक वाईबी बराबर होता है, एक वाईबी बराबर क्या होता है? 1024 जेडबी, 1024 जेडबी। ठीक है ना। तो ये हो गई सारी मात्रा। देखिए इसमें आप ज्यादातर जानते होंगे, लेकिन बिट सबसे छोटी इकाई है और निब्बल उसके बाद की इकाई है, उसके तीसरे नंबर पे बाइट आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? आप बताइए कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है। तो आईपी का अर्थ क्या होता है?
बी ऑप्शन सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इसे आईपी एड्रेस भी कभी कभी बुलाया जाता है कि आईपी एड्रेस क्या है, तो वही इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो आईपी है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इंटरनेट और अन्य नेटवर्क्स पे, एंड जो है अन्य नेटवर्क्स पे इंटरनेट एंड अन्य नेटवर्क्स पर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो और उसमें ऑप्शन दिया रहे आईपी, तो यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग डेटा के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक डिवाइस को जो है क्या होता है, इसीलिए चूंकि डेटा ट्रांसफर करना रहता है, इसलिए हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, मतलब सबका आईपी एड्रेस अलग होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस हर डिवाइस को दिया जाता है, और आईपी क्या होता है, यह इंटरनेट एवं अन्य नेटवर्क्स पर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी मोबाइल में भी आईपी एड्रेस लिखा होता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 8वां प्रश्न आज का, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है। कुकी का क्या उपयोग किया जाता है, देखिए कुकी के बारे में हम इसके पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग कहाँ किया जाता है, पूरा डिटेल में उस वीडियो में हमने बताया था। तो देखिए इंटरनेट संचार में कुकी का जो उपयोग है वह किया जाता है पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकृत जानकारी संग्रहित करना, ठीक है ना। अगर आप कोई साइट बार बार खोलते हैं, कुछ देर बाद लगातार उसको खोलते हैं, चलाते हैं, तो इंटरनेट पे एक छोटा सा कॉलम बन के आ जाता है, ताकि वहां से आप सीधे जो है उसको टच करते ही उस साइट पे पहुंच जाते हैं, उसे ही कुकी कहा जाता है, ठीक है ना। एक छोटा सा निशान बन जाता है, जब आप गूगल खोलते होंगे तो उसके नीचे आप देखेंगे कि अगर आप उसको बार बार सर्च करते हैं किसी चीज को, तो वो नीचे बन जाता है, उसे ही कुकी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, कुकी का उपयोग कहाँ किया जाता है, पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकृत जानकारी संग्रहित करना, यह जो है कुकी का कार्य है, ठीक है ना। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है। देखिए वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो वह है वेब ब्राउजर। आपने नाम सुना होगा, वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वेब पृष्ठों को देखने के लिए। देखिए जब आप किसी चीज को देखना, सर्च करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च इंजन खोलते हैं। तो जैसे ही आपने मान लीजिए गूगल का सर्च इंजन खोला, उसके बाद वहां जो है आप वहां जैसे ही टाइप करेंगे कोई चीज, तो वह जो है आपको उस स्थान तक ले जाएगा जिसकी खोज आप कर रही हैं, ठीक है ना। तो वेब ब्राउजर जो है क्या करता है, वेब पृष्ठों को देखने में वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10वां प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजेगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर्च इंजन, ठीक है ना। ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसको क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, याद रखिएगा, सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है, सर्च इंजन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे सर्च इंजन कौन से हैं, गूगल भी सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल है, गूगल क्रोम भी सर्च इंजन है, ठीक है, फायरफॉक्स भी सर्च इंजन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11वां प्रश्न है, किसी नेटवर्क में WLL क्या होता है। आपको बताना है कि किसी नेटवर्क में WLL क्या होता है, ठीक है। तो WLL का फुल फॉर्म क्या है, WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। पहले आप गांव में देखे होंगे बड़े बड़े खंभे गड़ा करते थे, और उसमें एक कुछ जो है कनेक्शन दे करके वहां टेलीफोन लगाया जाता था, ठीक है ना, वहां छतरी उतरी लगा के उन खंभों के
खंभों पर, और जो है वहां टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता था और कहा जाता था ये कौन सा फोन है, ये WLL फोन है। WLL का मतलब क्या है, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है ना, जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि पहले क्या है, हर ग्राम पंचायत में एक WLL का फोन लगता था और उसमें एक बड़ा सा खंभा लगता था दूरसंचार विभाग का, और उसी खंभे पे सैटेलाइट को सेट करके जो है, मतलब वही खंभा ही नेटवर्क प्रदान करता था, और वह जो है WLL कहलाता था, मतलब वायरलेस इन लोकल लूप जो नेटवर्क था वह उसे WLL कहते थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर का किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था। आपको बताना है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था। तो देखिए इसके बारे में हमने कल बताया था, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, मतलब 1 से लेकर के 5वीं पीढ़ी तक हमने कल बताया था कि किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो वैक्यूम ट्यूब तकनीक है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रथम पीढ़ी में। ठीक है ना, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये पांचों पीढ़ियों के बारे में मैंने काफी कायदे से बताया है, आप देख लीजिए, वो वीडियो अभी पड़ी हुई है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सांस्थिति या टोपोलॉजी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे टोपोलॉजी आखिर क्या है। टोपोलॉजी नेटवर्किंग उपकरणों को आपस में जोड़ने की एक संरचना होती है। क्या होती है, यह जो है नेटवर्किंग उपकरणों की आपस में जोड़ने की एक संरचना होती है। ठीक है ना, आपस में जोड़ने की एक संरचना होती है, क्या, टोपोलॉजी। ठीक है ना, टोपोलॉजी नेटवर्किंग उपकरणों को आपस में जोड़ने की एक संरचना होती है। ठीक है ना, उपकरणों को आपस में जोड़ने की एक संरचना होती है। ठीक है ना, यह इस बात को निर्धारित करता है, मतलब टोपोलॉजी के द्वारा ही यह बात तय होती है कि जो नेटवर्क है उसमें डिवाइस, जैसे कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क में डिवाइस कौन कौन सी, जैसे कंप्यूटर, राउटर, स्विच है ये। ठीक है, नेटवर्क में डिवाइस, कंप्यूटर, राउटर, स्विच, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और डेटा का प्रवाह कैसे होता है, यह जो है सब टोपोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो टोपोलॉजी नेटवर्किंग उपकरणों को आपस में जोड़ने की एक संरचना होती है, और यही जो टोपोलॉजी है इसी के द्वारा यह तय होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लगा करके आपस में जोड़ी जाएगी। ठीक है ना, तो वह स्पेस होता है। तो टोपोलॉजी इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए टोपोलॉजी के जो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो टोपोलॉजी के प्रकार, ठीक है, टोपोलॉजी के प्रकार के बारे में पहले जान लेते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं टोपोलॉजी के, तो पहला है स्टार है एक टोपोलॉजी का प्रकार। दूसरा है बस, स्टार देखिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर शब्दावली है। फिर आ जाते हैं, दूसरी है बस को जो है बस ही लिखते हैं। ठीक है ना, बस। तीसरे नंबर पे क्या है, रिंग। तीसरा कौन सा है, यह है रिंग। ठीक है ना, रिंग। और चौथा है ट्री भी टोपोलॉजी का उदाहरण है। कौन सा है, ट्री। अब देखिए कौन बच गया है जो टोपोलॉजी का उदाहरण नहीं है, तो वह है चेन, यानी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन जो है टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। तो देखिए ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, तो पैन का उदाहरण, PAN, पैन का उदाहरण है ब्लूटूथ। अब देखिए PAN का फुल फॉर्म क्या है, PAN का फुल फॉर्म है, P का मतलब पर्सनल। ठीक है, P का मतलब क्या होता है, पर्सनल। A का मतलब क्या होता है, एरिया, और N का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कहा जाता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क को पैन कहते हैं, और ब्लूटूथ जो है यह पैन का उदाहरण है। आपको पता है कि ब्लूटूथ में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस तकनीक मानक है और इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ में रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ब्लूटूथ में क्या होता है, रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है, और यह जो है
10 मीटर इसकी क्राइटेरिया होती है ब्लूटूथ की, ठीक है ना। ब्लूटूथ की क्राइटेरिया कितनी होती है? 10 मीटर, ठीक है ना। तो ब्लूटूथ में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, कभी अलग से पूछा जा सकता है, और इसकी रेंज होती है 10 मीटर, ठीक है। तो ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पैन का, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ठीक है ना। चलिए 15वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? आपको बताना है कि इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई। तो देखिए सबसे पहले विकास किसका हुआ था? ARPANET का विकास हुआ था। सबसे पहले किसका विकास हुआ था? सबसे पहले विकास हुआ था ARPANET का, ठीक है ना। अब देखिए सी ऑप्शन सही है, ARPANET का सबसे पहले विकास हुआ था। तो इंटरनेट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट का प्रारंभ, क्या कहा जाता है? इंटरनेट का, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट का जो प्रारंभ है वह 1969 में, कब? 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिकी 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, ठीक है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा क्या किया गया? ARPANET, ठीक है ना। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है ना। प्रोजेक्ट एजेंसी नेट का मतलब नेट, या इसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत यहीं से हुई थी। सबसे पहले इंटरनेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यही ARPANET से हुआ था। और 1969 में कहा जाता है कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जो है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने ARPANET की शुरुआत की। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न, 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों सुबह 7 बजे से लेके मैं बाहर निकल गया था। आपको पता है कि आज हमने दूसरी वीडियो भी नहीं, मतलब सुबह की वीडियो भी नहीं डाली है। और सवेरे से लेकर के मैं अभी आया हूँ, और जस्ट आया और बस एक कप चाय पी और सीधे वीडियो बनाने लगा, ठीक है ना। मुझे पता था आप इंतजार कर रहे होंगे, तो इसीलिए हमने आपको ज्यादा इंतजार कराना उचित नहीं समझा, इसलिए तुरंत वीडियो बनाने आ गए। थोड़े से थके लग रहे होंगे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्रश्न हमने दिए हैं ये प्रश्न आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसान शायद उनके लिए ज्यादा है जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी ली है, कोई डिग्री लिया है। जिन लोगों ने कंप्यूटर कभी छुआ नहीं है उनके लिए ये प्रश्न भी कठिन है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो हर लेवल के स्टूडेंट को यह बताना है कि परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा में हर तरह के प्रश्न आते हैं। जितने प्रश्न हमने आपको अभी तक पढ़ाए हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। जब हम नए प्रश्नों को पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन प्रश्नों को हमने अपनी तरफ से डेवलप किया है, ठीक है ना। और वो प्रश्न कब आएंगे? मैराथन में वो प्रश्न ज्यादा संख्या में आएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।